Hello everyone, welcome back to another video on JK Civil Services platform. I am Razia, your teacher for current affairs of national and international importance. आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो मई 2024 है उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ, तो बने रहिए एंड तक एंड लेट्स बिगिन दी टुडेज वीडियो। ठीक है, तो आज का जो हमारा करंट अफेयर है पहला, दैट्स व्हाट इज द प्रोजेक्टेड परसेंटेज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन रिडक्शन इन इंडिया बाय 2085 एज पर द लैंडसेट रिपोर्ट। ठीक है, रिसेंटली लैंडसेट रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज, तो हमें बताना है उसके हिसाब से लैंडसेट रिपोर्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि बाय 2085 जो मिल्क प्रोडक्शन है ना इंडिया में, दैट विल रिड्यूस। ठीक है, वो क्यों रिड्यूस होगी वो हम कंटेक्स्ट में देखेंगे। तो इट हैज़ सेड कि रिड्यूस हो जाएगी बाय 2085। तो कितना परसेंटेज इन्होंने रिडक्शन बताया, वो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे, दैट इज़ 25%। ठीक है, एज पर लैंडसेट रिपोर्ट जो प्रोजेक्टेड परसेंटेज है ऑफ मिल्क प्रोडक्शन रिडक्शन इन इंडिया बाय 2085, दैट इज गोइंग टू बी 25%। ओके, नाउ व्हाट इज द कंटेक्स्ट? राइजिंग टेम्परेचर्स जो रिसेंटली इंडिया में देखे गए हैं, एज पर लैंडसेट रिपोर्ट दे कुड स्लैश द मिल्क प्रोडक्शन बाय 25% बाय 2085। लैंडसेट रिपोर्ट का ये मानना है कि जो राइजिंग टेम्परेचर देखे जा रहे हैं रिसेंटली इंडिया में और आगे भी जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उसकी वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी बाय 25% बाय 2085। इंडिया जो है वो टॉप ग्लोबल मिल्क प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। ठीक है, अभी टॉप प्रोड्यूसर है, टॉप कंज्यूमर है, तो यहाँ पे यानी कि बहुत सारा चंक ऑफ पॉपुलेशन इस पर डिपेंडेंट है। तो उसकी वजह से अगर ये मिल्क प्रोडक्शन रिड्यूस होती है तो देयर विल बी सीवियर लाइवलीहुड एज वेल एज न्यूट्रिशन रिस्क, राइट। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसमें दैट अलोन कंट्रीब्यूट्स 30% ऑफ इंडियाज मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन जो है उसमें 30% कौन कंट्रीब्यूट करता है? नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि कितने मिलियन, 89 मिलियन जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स है, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप देखिए कितना इफेक्ट है, कितना इफेक्ट अगर ये रिडक्शन होता है तो हु विल बी अफेक्टेड? स्मॉल होल्डर फार्मर, राइट। तो हीट स्ट्रेस जो है जो कि मेजर किया जाता है बाय टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स, दिस इज एन इंडेक्स नेमली टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स। इससे हम हीट स्ट्रेस को मेजर करते हैं। यही हीट स्ट्रेस जो एक रीज़न बनता है टू रिड्यूस द मिल्क यील्ड, राइट। अगर ये चीज़ अनअबेटेड रहती है, अगर हम इसको टैकल नहीं कर पाते और अगर टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा तो इससे हमें कितना नुकसान हो सकता है? इट वुड कॉस्ट अस 3.4 लाख टन्स ऑफ मिल्क एंड 15,000 crores बाई 2030 इन नॉर्दर्न प्लेन्स अलोन। तो देखिए कितनी ग्रेव सिचुएशन है, कितना हमें इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, राइट। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। Central Drug Standard Control Organization CDSCO recently seen in news operates under which ministry? Recently news में जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, CDSCO, रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो हमें बताना है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है, आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसी के अंडर आता है, कौन सी अंडर आती है ऑर्गेनाइजेशन, नेमली सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज इन न्यूज़? जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसने सोल अथॉरिटी गेन कर ली है किस चीज़ में? इट विल बी द सोल ऑर्गेनाइजेशन टू इशू मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेज नाउ। ठीक है, जो भी ड्रग्स की लाइसेंसेज प्रोवाइड की जाती हैं फर्म्स को, तो अभी उसमें एक सोल अथॉरिटी बन गई है CDSCO। ठीक है, फॉर न्यू ड्रग्स इंटेंडेड फॉर एक्सपोर्ट, कौन से ड्रग्स के लिए? वो ड्रग्स जो कि हम एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इट विल बी नाउ सोल अथॉरिटी टू इशू मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर दोज ड्रग्स। ठीक है, एंड साइडलाइन कर रही है किसको? स्टेट गवर्नमेंट्स को। अब स्टेट गवर्नमेंट्स का इसमें कोई रोल नहीं होगा। सभी जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो NOCs होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, अभी कहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए? थ्रू CDSCO जोनल ऑफिस वाया द कौन सा पोर्टल यूज़ करके? वाया सुगम पोर्टल। ठीक है, प्रीवियसली क्या होता था कि पहले जो स्टेट अथॉरिटीज़ होती थी वो इन चीज़ों को हैंडल करती थी। ठीक है, लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना, NOCs प्रोवाइड करना, वो स्टेट अथॉरिटीज़ का काम था। लेकिन अभी सोल अथॉरिटी कौन बन गई है? CDSCO। तो इसका एम क्या है? वाई दिस हैज़ बीन डन? ठीक है, ये जो मूव है दिस एम्स टू स्ट्रीमलाइन एक्सपोर्ट्स, ताकि एक्सपोर्ट्स को स्ट्रीमलाइन किया जाए और जो भी डिलेज देखे जाते हैं इसमें उनको टैकल किया जाए बाय द ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी जो भी डिलेज आइडेंटिफाई करती है उन डिलेज को टैकल करने के लिए यहाँ पे इस स्टेप को लिया गया है। ठीक है, और इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, जैसे मैंने आपको भी बताया। इट रेगुलेट्स ड्रग्स अक्रॉस इंडिया थ्रू 9 जोनल ऑफिसेज। ओके,
नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ वेस्ट नाइल फीवर रिसेंटली सीन इन न्यूज। हमें बताना है जो वेस्ट नाइल फीवर है जो कि रिसेंटली न्यूज में था, हमें बताना है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, वेदर इट्स अ बैक्टीरिया, वेदर इट्स अ वायरस, वेदर इट्स अ प्रोटोजोआ और इट्स अ फंगस। तो हमारा जो आंसर है दैट इज वायरस। जो वेस्ट नाइल फीवर डिजीज रिसेंटली न्यूज में थी, जो उसका कॉजेटिव एजेंट है दैट इज वायरस। ओके, तो कंटेक्स्ट जानते हैं। केरलास हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इन्होंने कहा कि 5 केसेस इन्होंने कंफर्म कर लिए है, वेस्ट नाइल फीवर केसेस इन्होंने 5 कंफर्म कर लिए। कहाँ पे? कोझिकोड में, मलप्पुरम एंड थिरुसुरा डिस्ट्रिक्ट्स में। पहली बार जो यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था पहला वेस्ट नाइल केस, वो कब हुआ था? 2011 में। और पहली डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ वेस्ट नाइल केस, वो हुई थी 2022 में। तो ये जो वायरस है ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है? इट्स ट्रेस्ड बैक टू उगांडा इन 1937 में पहली बार युगांडा में मिला था ये, राइट। तो ये प्राइमरीली किनको इफेक्ट करता है? बर्ड्स को इफेक्ट करता है और स्प्रेड होता है वाया माइग्रेटरी बर्ड्स। किनके वाया? माइग्रेटरी बर्ड्स जो माइग्रेशन करते हैं उन बर्ड्स के थ्रू ये स्प्रेड होता है और प्राइमरली बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। वेस्ट नाइल फीवर जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वेस्ट नाइल वायरस, ठीक है। ये एक फ्लेविवायरस फैमिली का वायरस है, कॉमनली जो पाया जाता है कहाँ पे? अफ्रीका में, यूरोप में और अमेरिकाज में, ठीक है। और कैसे स्प्रेड होता है? प्राइमरली थ्रू इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। जब मॉस्किटोज इन्फेक्ट हो जाए तो उनके थ्रू इसका इन्फेक्शन होता है टू ह्यूमंस। बाइट करता है कि उनको, फिर बर्ड्स को और ओकेजनली ह्यूमंस को, ठीक है। ओके, so the next is Darfur region recently seen in news due to hunger crisis is located in which country? Darfur region जो है हंगर क्राइसिस की वजह से रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है। वहां पे हंगर क्राइसिस चल रही थी तो न्यूज में थी जगह। हमें बताना है कि कौन सी कंट्री में डार्फर रीजन पाया जाता है। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मोस्टली आपके एग्जाम्स में पाया जाता है, तो पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है सबके लिए, ठीक है। तो डार्फर रीजन जो है इट्स लोकेटेड इन सुडान, ठीक है। सुडान जो अफ्रीकन कंट्री है वहां पे डार्फर रीजन पाया जाता है। अब न्यूज में क्यों था? यूएन वार्न्स ऑफ इम्पेंडिंग फेमाइन इन डार्फर। यूएन की वार्निंग आई है कि यहाँ पे एक फेमाइन आ सकता है, कहाँ पे? डार्फर सुडान में। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस भी काफ़ी टाइम से चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ की कंट्री की जो हंगर क्राइसिस है और ज़्यादा खराब हो रही है, एग्जैसरबेट हो रही है। एग्जैसरबेट मतलब जब और ज़्यादा वर्सन हो रही हो किसी और फैक्टर की वजह से कोई सिचुएशन, ठीक है। तो दैट्स द एग्जैसरबेशन ऑफ द कंडीशंस। वहाँ पे एग्जैसरबेट हो गई है कंट्री की हंगर क्राइसिस, ठीक है। वहाँ पे हंगर क्राइसिस थी, अब इन चीज़ों ने और ज़्यादा हंगर क्राइसिस को वहाँ पे बढ़ा दिया है। तो सिंस अप्रैल 2023 से जो यहाँ पे सिविल वार छिड़ी हुई थी, ठीक है, इट हैज़ रेवेज्ड द रीजन एंड लीविंग इनहेबिटेंट्स टू सबसिस्ट ऑन ग्रास एंड पीनट शेल्स। क्या खा रहे हैं वहाँ के लोग? ग्रास खा रहे हैं, पीनट शेल्स खा रहे हैं, एज पर द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि जब से सिविल वार वहाँ पे स्टार्ट हुई है, पीपल आर लिविंग ऑन, दे आर सब्सिस्टिंग ऑन ग्रास एंड पीनट शेल्स, ठीक है। ये जो डार्फर रीजन है इट्स इन वेस्टर्न सुडान एंड सफर्स फ्रॉम एथनिक टेंशन। वहाँ के लोगों में जंग छिड़ी हुई है बिटवीन अरब एंड अफ्रीकन ग्रुप्स, ठीक है। जो वहाँ पे अरब एंड अफ्रीकन ग्रुप्स पाए जाते हैं उनमें कुछ क्राइसिस चल रही है वहाँ पे, रिजल्टिंग इन एक्सटेंसिव वायलेंस एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। अभी मैप पे हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये अफ्रीका का मैप है, दिस इज सुडान हियर, राइट। तो इसकी सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? इजिप्ट है, लिबिया है, चाड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सुडान है, इथियोपिया है एंड एरिट्रिया है। इट्स सराउंडेड बाय, सुडान इज सराउंडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स, राइट, 7 कंट्रीज, सॉरी, ठीक है। और सुडान, दिस होल रीजन इज सुडान, ठीक है। यस, सो दिस इज सुडान एंड ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द डार्फर रीजन, यानी कि सुडान के वेस्टर्न साइड में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन रही है कि आप ये जो इसके सराउंडिंग कंट्रीज है ये याद कर ले, ठीक है। तो और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सुडान। ऐसे तो पिक्चर पे आपको पता चल गया होगा, बट स्टिल आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सुडान। ओके, Which country recently launched the Chang'e 6 probe to bring back soil from the dark side of the moon? हमें बताना है कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली Chang'e 6 प्रोब को लॉन्च किया है ताकि वो सॉइल कहाँ से लेकर आए? मून के डार्क साइड से, या फार साइड भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर इज चाइना, ठीक है। चाइना ने क्या किया? रिसेंटली इस प्रोब को लॉन्च किया ताकि वो क्या करे? सैंपल्स गैदर कर सके फ्रॉम द मून्स फार साइड और द डार्क साइड एंड एमिंग टू बी द फर्स्ट नेशन टू डू सो।
वो ऐसा पहला नेशन बनना चाहते हैं जो वहाँ से कोई सैंपल ले आए, ठीक है। प्रीवियसली क्या हुआ है कि ओनली सिर्फ यूएसए और जो यूएसएसआर है, रशिया है, दे हैव कलेक्टेड लूनर सैंपल्स ऑल फ्रॉम द नियर साइड दो, ठीक है। इन्होंने सैंपल्स कलेक्ट तो किए हैं लेकिन नियर साइड से किए हैं, नॉट फ्रॉम द फार साइड, नॉट फ्रॉम द डार्क साइड, ठीक है। और ये जो चाइना का चाहेंगे फॉर प्रोब है, इट विल लैंड ऑन द फार साइड, इट लैंडेड ऑन द फार साइड इन 2019 में लैंड कर चुका है, लेकिन तब इसने कोई भी सैंपल वहां से नहीं ये कलेक्ट कर पाया था, ठीक है। 2023 में इंडिया का जो चंद्रयान 3 मिशन था, दैट अचीव्ड फर्स्ट बाय लैंडिंग नियर द मून साउथ पोल। मून के साउथ पोल के पास पहली ऐसी कंट्री है जिन्होंने वहां पे अपने इसको सैटेलाइट को लॉन्च करवाया था, ठीक है। तो दिस वाज चंद्रयान 3 मिशन। अभी हमें बताना है कि हाँ, वी से डार्क साइड, वी से फार साइड, साउथ साइड, क्या जो इसका ये नेम है, क्या वहाँ पे एक्चुअली सनलाइट नहीं होती इसीलिए इसको डार्क साइड बोलते हैं? क्या एक्चुअली वहाँ पे सनलाइट नहीं होती? आप कमेंट में बताइए, डज द डार्क साइड ऑफ मून रिसीव सनलाइट और नॉट, ठीक है। ओके, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और कमेंट में आप बताएंगे फिर। Recently, which country's men's team won 11th Thomas Cup by defeating the Indonesia? ठीक है, हमें बताना है कौन सी कंट्री की मेंस टीम ने 11th थॉमस कप को जीता, किसको डिफीट करके? इंडोनेशिया को डिफीट करके, ठीक है। तो आंसर इज चाइना। ओके, जो रिसेंटली थॉमस एंड उबर कप है वो कहाँ पे हुए? चेंगडू, चाइना में, right? They were held in Chengdu, China, and it saw the Chinese badminton team's dominance, winning both men's and women's title. China ने दोनों ही men title भी as well as women title भी यहाँ पे secure कर लिया है, ठीक है। In Thomas Cup, China beat Indonesia 4-1, claiming their 11th victory. ये चाइना की 11th victory थी। India defending champions lost to China. ठीक है, इंडिया ने यहाँ पे लूज कर लिया है टू चाइना इन द क्वार्टर फाइनल्स। द उबर कप के साथ भी सेम ही, उसमें भी ऐसा ही हुआ। चाइनाज विक्ट्री मार्क्स फर्स्ट टाइम सिंस 2012 से इनकी ये पहली विक्ट्री थी। दैट वन नेशन हैज क्लिंच्ड बोथ टाइटल्स। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही नेशन ने दोनों टाइटल्स यहाँ पे जीते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज What is the primary habitat of red squirrel recently seen in news? हमें बताना है जो रेड स्क्वायरल है जो कि रिसेंटली न्यूज में थी, उसका प्राइमरी हैबिटेट क्या है, प्राइमरीली कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। आंसर इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स। ये जो रेड स्क्वायरल है ये एंडेमिक कहाँ पे होती है? कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स में, या इसका जो प्राइमरी हैबिटेट है वो कौन से फॉरेस्ट्स है? कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स। ओके, अब देख लेते हैं कि न्यूज में क्यों थी। रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है, इट हैज रिवील्ड कि जो इंग्लिश रेड स्क्वायरल्स हैं, दे एक्ट एज होस्ट्स फॉर लेप्रोसी काजिंग माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। लेप्रोसी का जो काजेटिव एजेंट है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, तो इसका ये क्या एज अ, ये जो रेड स्क्वायरल है इसका एज अ होस्ट एक्ट करता है, ठीक है। और कहाँ पे? विनचेस्टर, यूके में, रिनाउंड फॉर इट्स लेप्रोसेरियम एंड फर ट्रेड। जो विनचेस्टर है इसके लेप्रोसेरियम और फर ट्रेड के लिए ये माना जाता है, ठीक है। लेप्रोसी कहाँ पे परसिस्ट करता है? एशिया में, अफ्रीका में एंड साउथ अमेरिका में। जो रेड स्क्वायरल्स होती हैं, रेड स्क्वायरल्स आर आर्बोरियल एंड प्राइमरीली हर्बीवोर्स, ट्रीज पे रहती हैं और हर्बीवोर्स होती है प्राइमरीली, ठीक है। इनके पास शार्प क्लास होते हैं फॉर क्लाइंबिंग, स्विमिंग एबिलिटीज के लिए। उनका जो कोट कलर होता है वेरीज रीजनली, रीजन टू रीजन वेरी करता है, एंड दे शेड इट ट्वाइस, राइट। तो ये पाई जाती है कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स में, एंड स्टोर एक्सेस फूड इन केजेस। इनमें केजेस होते हैं जिनमें अपना एक्स्ट्रा फूड ये सेव करते हैं, लिविंग अप टू 7 years। ओके, आई मीन इनमें नहीं होते, बट ये क्या करते हैं, अंडरग्राउंड अपना फूड स्टोर करते हैं, उन्हीं को केजेस बोलते हैं, और फिर कभी भी उसको लेटर टाइम में डिग कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो लीस्ट कंसर्न ऑन द IUCN रेड लिस्ट, यानी कि इनका जो स्टेटस है ऑन द IUCN रेड लिस्ट, दैट इज ऑफ लीस्ट कंसर्न, ठीक है। ओके, दिस इज द रेड स्क्वायरल, यू कैन सी इन द पिक्चर, रेड फर है इसका, राइट। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स में ज़्यादा पाई जाती है। नाउ विडाल टेस्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच डिजीज? विडाल टेस्ट रिसेंटली न्यूज़ में था, कौन सी डिजीज से एसोसिएटेड है वो देखते हैं। तो आंसर इज टाइफॉइड, राइट। टाइफाइड के साथ रिलेटेड है हमारा विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट क्रूशियल फॉर डायग्नोजिंग टाइफाइड फीवर काज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी है जो कि काज करता है टाइफाइड फीवर, और उसको डायग्नोज किया जाता है बाय विडाल टेस्ट, ठीक है। अब क्या देखा गया है, इसमें इनएक्यूरेसीज पाई गई हैं, राइट। ये पाया गया है कि इट हैज़ बीन इनएक्यूरेट, ठीक है। उसकी वजह से क्या है कि वी आर नॉट एबल टू टैकल द डिजीज
इन एन इफेक्टिव वे, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटिंग इंडियाज बैटल अगेंस्ट द डिजीज, इसको लेट 1800s में डेवलप किया गया था एंड इट लैक्स रिलायबिलिटी, यानी कि आप इस पर 100% रिलायबल नहीं रह सकते, जिसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ cautioned us recently about Vidal test, about its reliability, about the inaccuracies that can happen, जो हो सकती हैं, जो inaccuracies हमें मिल सकती हैं, राइट। तो उसकी वजह से हम जो डिजीज़ सही से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सही से डिजीज़ को टैकल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। Recently, the term doubtful voter or D voter has been primarily used in which state? Recently एक term news में थी जो कि है doubtful voter और D voter, तो कौन सी state में इसका use हुआ था primarily, ठीक है। तो आंसर इज आसाम। आसाम में रिसेंटली इस वर्ड को यूज़ होते हुए देखा गया है। ज्यूरिंग इंडिया के जब जनरल इलेक्शन चल रहे थे तो डी वोटर्स जो हैं दे वर अ सिग्निफिकेंट इशू इन आसाम। नाउ व्हाट आर दीज डी वोटर्स और व्हाट आर दीज डाउटफुल वोटर्स? ये वो वोटर्स होते हैं जिनका जो सिटीजनशिप स्टेटस होता है वो अभी अनसर्टन है, राइट। हुज सिटीजनशिप स्टेटस इज अनसर्टन, जिसके बारे में अभी हमें सही से पता नहीं वेदर ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वेदर ही शी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। जहाँ पे सिटीजनशिप स्टेटस की अनसर्टेनिटी है, दैट्स कॉल्ड अ डाउटफुल वोटर और a D voter during the creation of National Register of Citizens in Assam। जब ये रजिस्टर बना था तो तब उनका सिटीजनशिप स्टेटस जो है अनसर्टन रहा है। वी आर नॉट सर्टन अबाउट देयर सिटीजनशिप स्टेटस, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज डाउटफुल वोटर्स और डी वोटर्स। द लीगल एम्बिग्यूटी सराउंड्स द टर्म एंड दोज क्लासिफाइड अंडर को दे हैव टू अंडरगो ए वेरिफिकेशन प्रोसेस। और जिनको एज डाउटफुल वोटर क्लासीफाई किया गया था उनको एक वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा। अब ये डी वोटर्स न्यूज़ में क्यों थी? चलो मान लिया एनआरसी के टाइम पे टॉपिक उठा था, तो वाई इन न्यूज़ नाउ? इसकी वजह से बिकॉज दे वर इनएलिजिबल टू वोट ड्यूरिंग द इलेक्शंस और स्टैंड फॉर ऑफिस, या तो वो कंटेस्ट कर पाए एंड आल्सो दे वर इनएलिजिबल टू वोट अंटिल, जब तक उनका जो सिटीजनशिप स्टेटस है ये रिजॉल्व ना हुआ। तो उसकी वजह से डिबेट छिड़ गया था ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस इन असम, ठीक है। ओके, विच कंट्री रिसेंटली वोन 30th सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, ठीक है। हमें बताना है जो 30th सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी है वो रिसेंटली कौन सी कंट्री ने यहाँ पे जीती है, ठीक है। तो आंसर इज जापान। जापान सिक्योर्ड देयर फर्स्ट सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी बाय डिफीटिंग पाकिस्तान इन पेनल्टी शूट आउट। किसको यहाँ पे डिफीट किया? पाकिस्तान को, ओके। पेनल्टी शूट आउट होता है जब मतलब एक मैच में ड्रॉ नहीं हो सकता, ठीक है। एक मैच ड्रॉ पे फिनिश नहीं हो सकता, तो उस ड्रॉ को वहाँ पे ख़त्म करने के लिए ठीक है उस पेनल्टी शूट आउट गेम खेली जाती है, राइट। तो इसमें डिफीट किया इन्होंने पाकिस्तान को इन पेनल्टी शूट आउट। सी पेनल्टी शूट आउट में इन्होंने पाकिस्तान को डिफीट कर लिया फॉर दी फर्स्ट सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती जो जापान ने, ठीक है। ये मैच हुआ था कहाँ पे? फाइनल मैच कहाँ हुआ था इसका? इन इपो मलेशिया एंड एंडेड 2-2 इन नॉर्मल टाइम, ठीक है। ये जो विक्ट्री हिट मार्कर जापान से मेडन टाइटल, इनका पहला टाइटल है इन द टूर्नामेंट। पाकिस्तान में इट्स 10th फाइनल अपीयरेंस, इसकी 10वीं अपीयरेंस थी। प्रीवियसली वॉन द ट्रॉफी थ्राइस। पाकिस्तान ने अभी तक 3 बार इस ट्रॉफी को जीता हुआ है, ठीक है। जापान क्लिंचड द टॉप स्पॉट फॉलोड बाय पाकिस्तान, उसके बाद सेकंड पाकिस्तान आया है एंड थर्ड मलेशिया, ओके। नेक्स्ट इज rat hole mining recently seen in news is a method of manual drilling most prevalent in which state, ठीक है। हमें बताना है जो रैट होल माइनिंग है रिसेंटली न्यूज़ में थी। अब रैट होल माइनिंग किस चीज़ से अटैच्ड है वो भी आगे पढ़ेंगे। रैट होल माइनिंग रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये एक मेथड है मैनुअल ड्रिलिंग का। हमें बताना है कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है। आंसर इज मेघालय। कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है? मेघालय में, ठीक है। सो वाई इट वॉज इन न्यूज़, लेट्स सी। A High Court appointed panel in Meghalaya highlights stalled efforts in restoring environments damaged by rat hole coal mining, ठीक है। तो rat hole mining किससे रिलेटेड है? कोल माइनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। एक हाई कोर्ट ने अपॉइंट की हुई थी पैनल मेघालय में एंड दैट पैनल हाईलाइटेड कि अभी तक यहाँ पे जो रैट होल माइनिंग की वजह से एनवायरनमेंट को जो भी यहाँ पे डैमेज पहुंचा है उसको रेस्टोर करने का अभी तक कोई एफर्ट नहीं लिया गया है, ठीक है। दिस मेथड, ये जो रैट होल माइनिंग मेथड है ये कहाँ पे प्रेवलेंट है? स्टेट के जैंतिया एंड खासी हिल्स में, राइट, विच इन्वॉल्व्स नैरो मैनुअल पिट्स फॉर कोल एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे मैनुअली लेबर का यूज़ करके छोटी छोटी नैरो पिट्स बनाई जाती है कोल की एक्सट्रैक्शन के लिए। जो वहाँ का लेबर होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, उसके लिए भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। दीज पिट्स आर सो नैरो कि एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। तो दीज आर क्लासिफाइड इनटू साइड कटिंग
पिट्स एज वेल एज बॉक्स कटिंग, ठीक है, साइड कटिंग रैट होल माइंस एंड बॉक्स कटिंग रैट होल माइंस। इट लैक्स रेगुलेशन, कोई भी ऐसी रेगुलेशन सेफ्टी मेजर इसके लिए नहीं ली जाती जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट्स फैटेलिटीज होने के मेजर चांसेस रहते हैं, ठीक है। एनजीटी ने जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इन्होंने 2014 में इस पर बैन भी लगाई थी, बट उसके बावजूद भी रैट होल माइनिंग अभी भी परसिस्ट कर रही है, स्टिल इन यूज है, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे एनवायरमेंटल एज वेल एज ह्यूमन रिस्क देखने को मिले हैं। ओके, next is recently which state government launched the disaster reporting and information management system DRIMS in collaboration with UNICEF। हमें बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया यूनिसेफ के साथ एंड दे लॉन्च्ड द डिजास्टर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम DRIMS, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज असम। ओके, कंटेक्स्ट थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। The Assam government launched the disaster reporting and information management system in collab with UNICEF। जो प्लेटफॉर्म है ये एक इनिशिएटिव है किसका, असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, ताकि क्या किया जाए, ये हेल्प कर सके टू एक्यूरेटली रिपोर्ट एंड एसेस डैमेज काज्ड बाय डिजास्टर। जो डिजास्टर से डैमेज होता है उसका एक्यूरेट रिपोर्टिंग हो और उससे जो डैमेज असेसमेंट हो वो सही से हो, और डिस्ट्रीब्यूट कर सके एड उन लोगों तक जो अफेक्टेड होते हैं ड्यू टू द डिजास्टर्स, ठीक है। इट कैन कैप्चर क्रिटिकल इम्पैक्ट डेटा, जैसे कि डैमेज टू क्रॉप्स, कितना क्रॉप्स डैमेज को पहुंचा, लाइफ स्टॉक लॉसेस कितने हुए हैं, ताकि जो रिलीफ डिलीवरी है वो एक्सपीडाइट हो सके, बहुत तेजी से लोगों तक रिलीफ पहुंचाया जा सके। और जो भी पोस्ट डिजास्टर, जब डिजास्टर आया उसके बाद जो रेस्टोरेशन एफर्ट्स है उनको क्विकली वहां पे लिया जाए, ठीक है। दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो हेल्प टू क्विकली डिलीवर रिहेबिलिटेशन ग्रांट्स टू अफेक्टेड बेनिफिशियरीज। और इससे क्या होगा, क्विकली जो रिहेबिलिटेशन ग्रांट्स है वो लोगों तक, जो अफेक्टेड लोग होते हैं वहां पे, उन तक क्विकली पहुंचाया जा सके। Okay, so this is about DRIMS. Next is recently who has become oldest woman to climb Mount Everest। हमें बताना है कि recently कौन सी ऐसी ओल्डेस्ट वुमेन बनी है टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो आंसर इज ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे हैज रिसेंटली बिकेम दी ओल्डेस्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। आई एम रिपीटिंग बार बार सो दैट आपको ये चीज़ यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। रिसेंटली कौन सी ऐसी ओल्डेस्ट वुमेन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, शी इज ज्योति रात्रे। ओके, कंटेक्स्ट समझते हैं थोड़ा। शी इज अ 55-year old entrepreneur एंड अ फिटनेस एंथुसियास्ट फ्रॉम MP। कहाँ से हैं वो, MP से, एंड शी हैज बिकेम द ओल्डेस्ट वुमेन टू समिट माउंट एवरेस्ट ऑन May 19। उनका जो अचीवमेंट है ये 6 साल की मेहनत के बाद आया है आफ्टर संगीता बहाल्स रिकॉर्ड। पहला रिकॉर्ड किन्होंने बनाया, संगीता बहाल ने, एंड देन आफ्टर 6 years किन्होंने बनाया, ज्योति रात्रे ने। ये रात्रे का सेकेंड अटेम्प्ट था, क्योंकि जो 2023 में वहाँ पे हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से वो नहीं क्लाइंब कर पाई थी, सो दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने इसको अचीव कर लिया है। शी हैज़ ऑलरेडी कनकर्ड हाईएस्ट पीक्स ऑन 5 कंटिनेंट्स एंड अभी उनका जो एम है दैट्स टू समिट माउंट विंसन एंड डेनाली, ताकि वो सभी जो 7 हाईएस्ट पीक्स हैं उनको कवर कर सके, उनको क्लाइंब कर सके, ठीक है। ओके, सियारा निवाडा डी मेरिडा जो माउंटेन रेंज है रिसेंटली न्यूज़ में था ग्लेशियर लॉस की वजह से। ये जो माउंटेन है किस चीज़ की वजह से न्यूज़ में था, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो यही जो ग्लेशियर्स का लॉस है इसकी वजह से माउंटेन रेंज जो है सियारा निवाडा डी मेरिडा न्यूज़ में था। हमें बताना है इट्स लोकेटेड इन विच कंट्री, ठीक है। तो आंसर इज वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला कंट्री ने रिसेंटली अपना जो लास्ट ग्लेशियर है वो खोया है, वो इनका मेल्ट हो चुका है। इनका सबसे लास्ट ग्लेशियर था नेमली ला कोरोना इन द सियारा निवाडा डी मेरिडा, इसी माउंटेन पे था, मेकिंग इट्स फर्स्ट मॉडर्न कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर। तो ये पहली ऐसी मॉडर्न कंट्री बनी जिन्होंने अभी तक अपने सारे ग्लेशियर्स खो चुके हैं, ठीक है। पहले ना यहाँ पे 6 ग्लेशियर्स हुआ करते थे, राइट। तो अभी सिर्फ 2011 में सिर्फ 1 बच गया था और अभी वो भी मेल्ट हो चुका है, ठीक है। तो अदर कंट्री जो जहाँ पे ऐसी ग्लेशियर लॉस हो रहा है वो है इंडोनेशियाज पापुआ आइलैंड, मैक्सिको, स्लोवेनिया, ठीक है। सो दीज आर ऑल दी क्या बोल सकते हैं, दीज आर ऑल दी डिसएडवांटेजेस ऑफ कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज, राइट, या नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट इज Aarti, who recently received the Amal Clooney Women's Empowerment Award, belongs to which district of UP? आरती हैं, इन्होंने रिसेंटली ये अवार्ड रिसीव किया है विच इज़ अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड। तो हमें बताना है कि यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट को ये बिलोंग करती है, ठीक है। आंसर इज बहरेज, ठीक है। यूपी के बहरेज डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली आरती रिसेंटली रिसीव्ड अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड। ओके, शी इज़ एन 18-year-old ई रिक्शा ड्राइवर, ठीक है।
18 साल की ई रिक्शा ड्राइवर हैं फ्रॉम यूपी के बहराइच डिस्ट्रिक्ट से, जिन्होंने रिसेंटली अमल क्लूनी विमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड को रिसीव किया। किन से? फ्रॉम किंग चार्ल्स III एट बकिंगम पैलेस। ठीक है, शी अराइव्ड इन हर पिंक रिक्शा, वहाँ पे वो अपने पिंक रिक्शा में पहुंची, प्रोवाइडेड अंडर, जो कि यूपी के मिशन शक्ति स्कीम के अंडर इनको मिला था। एंड इट इज स्पॉन्सर्ड बाय, द अवार्ड इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेस यंग वुमेन्स अचीवमेंट डिस्पाइट चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद जो यंग वुमेन अचीवमेंट्स कर पाती है, बहुत सारी अचीवमेंट्स ले पाती है, उनके लिए ये अवार्ड होता है जिसका नाम है अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड। और इसको जो नेम किया गया है दैट्स आफ्टर बैरिस्टर अमल क्लूनी। इन्होंने ऑनर किया आरती की वर्क को, जो कि जिसने अपनी कम्युनिटी को इंस्पायर किया थ्रू दी पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव। ठीक है, ओके। Now, what are eVTOLs recently mentioned in the news? जो eVTOLs recently news में थे, हमें बताना है कि what are those, ठीक है? These are the vehicles that can take off and land vertically using electric propulsion. Electric propulsion का यूज़ करके ये ऐसे vehicles हैं जो टेक ऑफ भी कर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं वर्टिकली। ठीक है, ओके। कंटेक्स्ट देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड ई प्लेन कंपनी, आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड जो कंपनी है ई प्लेन कंपनी, दे प्लान्स, इनका प्लान बन रहा है कि डेब्यू ईवीटॉल को ये डेब्यू करने का प्लान कर रहे हैं, जिसका फुल नेम है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी एन एयरक्राफ्ट। ईवीटॉल्स यूज इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का यूज करके ताकि वर्टिकल टेक ऑफ कर सके और लैंडिंग भी कर सके। और यहाँ पे कौन सी बैटरीज का यूज होता है? लिथियम आयन बैटरीज का, फॉर ताकि जो इलेक्ट्रिक मोटर्स है उनको पावर दी जा सके, जो किनको ड्राइव करते हैं? रोटर्स और प्रोपेलर्स को। ठीक है, इससे क्या होगा? जो अर्बन ट्रैफिक कंजेशन है वो एलिविएट हो जाएगा, वो थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, कंजेशन कम रहेगा, रिड्यूस करेगा एयर पोल्यूशन को। अब इलेक्ट्रिक है तो इट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस द पोल्यूशन एंड ऑल्सो इट विल एनहेंस द कनेक्टिविटी एंड रिड्यू एंड इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा लोगों को अच्छे से। राइट, नाउ व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे 2024? जो वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे है 2024, हमें बताना है कि उसका थीम क्या है। The theme of World Schizophrenia Day 2024 is celebrating the power of community kindness. Community kindness के पावर को सेलिब्रेट करना, उसको तराशना। ठीक है, उसकी सराहना करना। ठीक है, तो क्या है वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे? इसको सेलिब्रेट किया जाता है मई 24 को। तो इन 2024 मई 24 को जो सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे, उसकी थीम थी सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ कम्युनिटी काइंडनेस। अब एम क्या रहता है इसका? ताकि अवेयरनेस रेज हो। ठीक है, ये जो सीरियस एक मेंटल इलनेस है स्किज़ोफ्रेनिया, इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस रेज हो एंड इट इज़ अफेक्टिंग ओवर 21 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। ऑल्सो इट सीक्स, क्या काम है इसका? कि डिस्पेल मिथ्स, जो मिथ्स रिलेटेड होते हैं ना इस डिजीज़ के रिलेटेड, की स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ का मिसकंसेप्शन होता है कि जिस पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा उसमें, तो उस मिथ को डिस्पेल करने की भी कोशिश की गई है। सिम्टम्स जो होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, दे इंक्लूड कन्फ्यूज्ड थिंकिंग, डिल्यूजन्स आते हैं एंड हेलुसिनेशंस। ठीक है, दीज आर द सिम्टम्स। इन 2024 द थीम इज सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ कम्युनिटी काइंडनेस विच एम्फसाइजेज इंपॉर्टेंस ऑफ, किसका इंपॉर्टेंस? जो हमारे एनवायरमेंट्स है उनका इंक्लूसिवनेस, उनका जो सपोर्टिव जो हमारे एनवायरमेंट होते हैं फॉर इंडिविजुअल्स विद स्किज़ोफ्रेनिया, यानी कि जो लोग जिनमें स्किज़ोफ्रेनिया है उनके लिए कितना ज़रूरी है एक इंक्लूसिव, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना, उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, विच विल फोकस ऑन एम्पावरमेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ओके, ठीक है। What is the primary use of a linear accelerator LINAC device recently in news? हमें बताना है रिसेंटली ये डिवाइस न्यूज़ में था जिसका नाम है लीनियर एक्सेलरेटर LINAC। तो ये किस चीज़ के काम आएगा? What will be the primary use of this device? ठीक है, so the primary use of LINAC is for external beam radiation treatments for patients with cancer. जिन पेशेंट्स में कैंसर होता है, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनको एक्सटर्नल रेडिएशन ट्रीटमेंट्स देने के लिए इस लीनियर एक्सेलरेटर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो कंटेक्स्ट देख लेते हैं। द सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर, इन्होंने एक जो सोसाइटी है जो समीर ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन MRI एंड लीनियर एक्सेलरेटर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर द इंडस्ट्री। ठीक है, ये जो लीनियर एक्सेलरेटर है इसको यूज़ किया जाएगा फॉर कैंसर ट्रीटमेंट थ्रू एक्सटर्नल बीम रेडिएशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इससे क्या होता है? ये एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, किसका यूज़ करके? माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ताकि हाई एनर्जी एक्सरेज प्रोड्यूस की जा सके जो कैंसर सेल्स को क्या करेंगी? डिस्ट्रॉय कर
देगी, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेगा, लाइन है जो लीनियर एक्सेलरेटर है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेगा किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। और यहाँ पे ऐसी एक्सरेज, ऐसी हाई एनर्जी एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी जो कि कैंसर सेल्स को पहले टारगेट करेंगी और फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है। अब समीर क्या है, इट्स एन ऑटोनॉमस R&D लैब, ठीक है। ये एक ऑटोनॉमस खुद से चलने वाली है, किसी मिनिस्ट्री या किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है। इट्स एन ऑटोनॉमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब, कहाँ पे, मुंबई में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री के अंडर आती है। एंड विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इट्स एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन और ऑटोनॉमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब इन मुंबई अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ओके। Recently, where was the International Conference on Nuclear Security ICONS 2024 held? Recently जो International Conference on Nuclear Security है उसको हेल्ड किया गया था। हमें बताना है कि कौन सी जगह पे, ठीक है, कौन सी प्लेस पे हुआ था वो। दैट्स द वियना, ऑस्ट्रिया। आंसर इज वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। सो द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी जो IAEA है वो इस कॉन्फ्रेंस को करवाता है और इस बार कहाँ पे हुआ था, वियना में, ठीक है। सो व्हाट दिस कॉन्फ्रेंस हाईलाइटेड इज कि न्यूक्लियर वेस्ट, ठीक है, न्यूक्लियर वेस्ट के कंसर्न्स के रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने कुछ हाइलाइट्स बताए हमें। करंटली क्या हो रहा है कि 145 स्टेट्स का इन्होंने रिपोर्ट किया है कि देयर आर सीन इंसिडेंट्स ऑफ लॉस, स्टोलन या मिसहैंडल्ड न्यूक्लियर मटेरियल्स टू द IAEA। इन्होंने रिपोर्ट किया IAEA को अबाउट द मिसहैंडलिंग ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स, ठीक है। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है ना वो उनको वाइडली हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेडिकल हो गया, एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। अब यहाँ पे मेन कंसर्न क्या है, मेन कंसर्न इन मटीरियल्स का, न्यूक्लियर मटीरियल्स का ये है कि जो लोग एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं वो इनका यूज़ कर सकते हैं डर्टी बॉम्ब्स बनाने में, राइट, जो कि थोड़े लेस डेडली होते हैं ऑफ कोर्स देन एटॉमिक बॉम्ब्स, बट उनकी वजह से मास पैनिक हो सकता है अर्बन एरियाज में, ठीक है। सो दिस वाज हाईलाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस। Now next, recently which India received the Green Oscar Whiteley Gold Award? हमें बताना है recently किसको ये अवार्ड मिला, विच इज़ ग्रीन ऑस्कर वाइटली गोल्ड अवार्ड। तो आंसर इज पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन ने रिसेंटली ग्रीन ऑस्कर वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024 रिसीव कर लिया। पूर्णिमा देवी बर्मन जो एक आसामीज वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, इनको दूसरी बार ये अवार्ड मिला है, जिसको ऑल्सो ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं, फॉर सेफ गार्डिंग द एंडेंजर्ड हरगीला और ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क एंड वेटलैंड होम। इन्होंने क्या किया, जो एंडेंजर्ड, जो IUCN रेड लिस्ट में जिनका स्टेटस एंडेंजर्ड है, विच इज़ हरगीला और ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क भी जिसको बोलते हैं, तो इसको और इसके वेटलैंड होम को इन्होंने प्रिजर्व किया, उसको सेफ गार्ड किया, ठीक है। तो इस वजह से इनको ये अवार्ड मिला, विच इज़ वाइटली गोल्ड अवार्ड टू डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। पहली बार उनको कब मिला था, 2017 में, 2017 में। इन्होंने क्या किया, डॉक्टर बर्मन ने मोबिलाइज किया लोकल्स को टू प्रोटेक्ट स्टॉर्क, लोगों की हेल्प ली और स्टॉर्क को प्रोटेक्ट किया एंड उसके हैबिटेट को, जिसकी वजह से स्टॉर्क का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ा फ्रॉम 450 टू ओवर 1800, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे इनको विद अ स्टॉर्क, राइट, ओके। Next is Fusobacterium nucleatum bacteria, recently seen in news, is primarily found in which part of human body? ठीक है, तो हमें बताना है जो फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम बैक्टीरिया है, रिसेंटली न्यूज़ में था किसी रीज़न की वजह से, हमें बताना है कि ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में प्राइमरीली पाया जाता है, ठीक है। आंसर इज माउथ। ये जो बैक्टीरिया है फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम, ये प्राइमरली हमारे कौन से पार्ट में पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है, और एज वेल एज अवर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे माउथ लिखा हुआ है तो माउथ विल बी आवर आंसर। तो थोड़ा सा जानते हैं व्हाई इट वाज इन न्यूज़। अ रिसेंट स्टडी आइडेंटिफाइड कि एक यूनिक सब टाइप जो फ्यूसोबैक्टीरियम का है, ये प्रिवेलेंट होता है कहाँ पे, कोलोरेक्टल कैंसर ट्यूमर्स में। जो कोलोरेक्टल हमारे कोलन या रेक्टम में जो कैंसर्स डेवलप होते, ट्यूमर्स डेवलप होते हैं, तो उनका यहाँ पे इसका एक रोल आइडेंटिफाई किया गया है इस बैक्टीरियम का, ठीक है। इट्स अ ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैसिलस रॉडशेफर्ड बैक्टीरिया, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, माउथ में एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। इसको नेम किया गया एज FNEC2। ये जो सब टाइप है इसको, ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है टू एसिड्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एसिड रेजिस्टेंट है, तो इसका जो डायरेक्ट माइग्रेशन हो जाता है टू इंटेस्टाइन, हमारे माउथ में क्या, वहाँ पे हमारे माउथ में या हमारे स्टोमक में जो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो HCl प्रोड्यूस होता है हमारे स्टोमक में, वो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता, बिकॉज इट्स हाईली रेजिस्टेंट टू एसिड, तो इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता एंड इट्स डायरेक्टली माइग्रेटेड टू द इंटेस्टाइन्स, ठीक है।
मोर जो FNEC2 है इट कैन हाइड विद इन द ट्यूमर सेल्स। अब ट्यूमर सेल्स बन गई, वहाँ पे हाइड कर सकता है, एंड उसकी वजह से इम्यून सिस्टम भी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, और जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो न्यूट्रिएंट्स होती है उनको यूटिलाइज करता है, जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट फैक्टर बन जाता है किसमें, हमारे जो कोलोरेक्टल कैंसर्स है उनके डेवलपमेंट में। ठीक है, जो भी जिन भी पेशेंट्स में कोलोरेक्टल कैंसर के ऐसे इश्यूज देखा जाता है तो उसकी सिग्निफिकेंट, उसकी डेवलपमेंट का एक सिग्निफिकेंट फैक्टर बन जाता है ये फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम। ठीक है, ओके। पुलित्जर प्राइज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। हमें बताना है जो पुलित्जर प्राइज है रिसेंटली किसी को अवार्ड किया गया है, रिसेंटली अवार्ड किए गए, तो कौन कौन से फील्ड्स में इनको दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जो है दैट जर्नलिज्म। जर्नलिज्म होता है कल्चर, आर्ट, इसके लिए इसको दिया जाता है, तो हमारा यहाँ पे जर्नलिज्म लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो जर्नलिज्म विल बी आवर आंसर। ओके, व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली अनाउंस किया 2024 पुलित्जर विनर्स को। ठीक है, पुलित्जर प्राइज विनर्स को, जो ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है इसको किसने एस्टैब्लिश किया था, जोसेफ पुलित्जर ने। कब? इन 1904। और कौन कौन सी फील्ड्स को यहाँ पे रिकग्निशन मिलता है, दैट्स जर्नलिज्म, आर्ट्स एंड कल्चर। विनर्स को जो है वो कौन सिलेक्ट करता है, पुलित्जर प्राइज बोर्ड, विद कैटेगरीज। वहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, जर्नलिज्म एंड आर्ट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉप important current affairs of the May 2024. So I'll see you in the next video. Till then,